हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लैब क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के बायोलॉजी के आनुवंशिकता एवं जैव विकास के जितने भी चैप्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इस एक वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे VVI क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर ले और इसे याद भी करें। आपका जो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है, एक अध्ययन से पता चला कि हल्के रंग की आंखें वाले बच्चे के जनक माता पिता की आंखें भी हल्के रंग की होती है। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है या अथवा अप्रभावी। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो इसका देखिए आपको आंसर लिखना है, इसका आपको आंसर लिखना है। इसमें आपको लिखना है आँखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी। यह बता पाना संभव नहीं है क्योंकि जनक माता पिता, ठीक है, जनक में क्या होता है, माता पिता जिनके जन्म लेता है उसे जनक कहा जाता है, ठीक है, कि आँखों के हल्के रंग होने से बच्चों की आँखें हल्के रंग की हो सकती है जो कि वंशानुगत बच्चों को प्राप्त होती है। अतः आँखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है, परंतु यह भी हो सकता है कि प्रत्येक बच्चे पर यह लक्षण प्रभावी नहीं हो पा सकता है, अर्थात अप्रभावी है। अर्थात क्या होता है, मान लीजिए कोई आपका माता पिता है, ठीक है, माता पिता का आँखें हल्के भूरे रंग की होती है, किसे हल्के भूरे रंग की होती है। तो ऐसा नहीं कि उसका जब बच्चा जब जन्म लेगा उससे तो उसका भी आँखें भूरा रंग का ही होगा, उसका भी आँख हल्के रंग का होगा, ऐसा नहीं है। किसी का हो भी सकता है और किसी का नहीं भी हो सकता है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आप पढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेश्चन देखिए, 2 क्या है। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। क्वेश्चन में देखिए 2, क्वेश्चन में आपका 2 है, जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंध है। इसमें आपको लेना क्या है, जैव विकास से यह जानकारी प्राप्त होती है कि जीवों के शारीरिक संरचना में परिवर्तन पर्यावरणीय अनुकूलता से सरलता से जटिलता की ओर होता है। इसी जैव विकास के क्रम में एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए जीव विभिन्न प्रजातियों में विभाजित होते गए। यही जैव विकास का क्रमिक परिवर्तन वर्गीकरण का आधार बनता है, अर्थात जैव विकास तथा वर्गीकरण के अध्ययन क्षेत्र परस्पर संबंध है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 की अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। क्या है, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। ये देखिए आपका VVI क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। इससे देखिए आपको क्या लेना है, पहले से लेना आपको समजात अंग आपको क्या लेना है, वे अंग जो विभिन्न अजीबों के भिन्न भिन्न कार्य करते हैं पर किंतु उनकी आधारभूत संरचना एक समान होती है, समजात अंग कहलाते हैं, ठीक है। समजात के अंग किसे कहते हैं, उसका जो काम होता है भिन्न भिन्न, क्या होता है, कार्य होता है भिन्न भिन्न करते हैं, लेकिन उनकी जो आधारभूत संरचना बनावट या दिखावट एक समान होती है, उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ, कैसे मनुष्य का हाथ, मेढक, ठीक है, छिपकली, पंछियाँ के अग्रपद निकाल जो आपको उड़ने वाला होता है, आपको जो उड़ने वाला होता है उससे कहता है अग्रपद, ठीक है, समजात अंग होते हैं क्योंकि इनकी आधारभूत संरचना एक समान होती है, परंतु कार्य सबका अलग है। जैसे आपका देखिए मेढक का वो उछलने के लिए रहता है, उनके आगे बस ऊंचा रखने के लिए है, हाथ से मानव का हाथ पकड़ने के लिए है, छिपकली का उसे चलने के लिए है, पक्षी को उड़ने के लिए है, ठीक है। तो ये आपको क्या कार्य तो अलग अलग है लेकिन बनावट एक जैसा है, जैसे क्या उसे समजात अंग कहा जाएगा। अब हम समझते हैं समरूप अंग। क्या समझते हैं, समरूप अंग। समरूप अंग क्या होता है, वे अंग जो विभिन्न अजीबों में एक समान कार्य करते हैं किंतु उनकी आधारभूत संरचना एक समान नहीं होती है। इसमें क्या है, उसका जस्ट उल्टा है। इसमें क्या है, बनावट अलग अलग हो, बनावट जो हो बनावट अलग अलग हो लेकिन कार्य एक ही रहता है। जैसे देखिए क्या होता है, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे पक्षी एवं चमगादड़ के पंख, पक्षी और चमगादड़ के पंख दोनों का बनावट अलग होता है लेकिन कार्य दोनों को उड़ने के लिए होता है, ठीक है, कार्य करते हैं किंतु उनकी आधारभूत संरचना अलग अलग होती है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कुत्ते की खाल पर प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक
प्रोजेक्ट बनाए। तो एक प्रोजेक्ट बनाने बोला, तो प्रोजेक्ट यहाँ बनाने से तो बस आपको इसमें क्या लेना है, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें एक काले रंग का कुत्ता, ठीक है, कुत्ता में क्या नर चाहिए, लेकिन कुतिया नहीं करना, कुतिया नहीं कुत्ता, ठीक है, और एक सफ़ेद रंग की कुतिया, काले रंग का कुत्ता और सफ़ेद रंग की कुतिया, कुतिया अर्थात क्या मादा होगी, ठीक है, लेनी होगी। यदि दोनों के संभोग संकरण से केवल काले रंग के पिल्ले प्राप्त होते हैं तो हम कह सकते हैं कि कुत्ते की खाल का काला रंग प्रभावी है। इसमें क्या है, यदि आपको समझाते हैं, क्या एक कुत्ता है, ये का कुत्ता इस तरह से रहता है, ठीक है, मान लीजिए कि एक कुत्ता है, ठीक है, ये क्या होगा, एक कुत्ता बन गया, ठीक है, ये आपका कान हो गया, एक कुत्ता बन गया। इसमें क्या बोल रहा है कि अपने के गंडा रहना चाहिए, ये जो रहना चाहिए वो किस रंग की रहना चाहिए, एक रहना चाहिए कुत्ता रहना चाहिए, ये वो कुत्ता हो गया, वो किस रंग का रहना चाहिए, काली रंग की रहना चाहिए, कैसा काला रंग का रहना चाहिए, कैसा काला रंग का रहना चाहिए। और एक इसी प्रकार कुतिया रहेगा, क्या रहेगा, कुतिया रहेगा, कुतिया हम आगे बनाते हैं, आपका इसी प्रकार से मान लीजिए बन जाएगा, ठीक है, को जो मान लीजिए बन गया, ठीक है, ये आपका बन गया, ठीक है, ये वो कुतिया बन गया। जब दोनों एक दूसरे से संभोग करेगा, जब दोनों से सब संभोग करेगा अर्थात क्या करेगा, सेक्स करेगा, सेक्स संबंध बनाएगा, संबंध। और जो कुतिया रहेगा वो किस रंग की रहेगी, ये अब करेगी उजला रंग की, कुतिया रहेगा उजला रंग की और कुत्ता रहेगा काला रंग के। और जब दोनों एक दूसरे के जैसा संभोग करेगा, संबंध बनाएगा, तो इससे जो कुत्ते के जो कुतिया जो बच्चे पैदा होंगे, आपका जो छोटे छोटे पिल्ले पैदा होंगे, ठीक ना, जो छोटे छोटे जो पिल्ले पैदा होंगे, जो कुत्ती के बच्चे जो पैदा होंगे, अगर ये सारे किस रंग के रहेंगे, काले रंग हो गए, किस रंग के, काले रंग हो जाएगा, तो कुत्ता का क्या हो जाएगा, कुत्ता का जो गुण रहेगा प्रभावी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रभावी, अर्थात इसका जो है वो प्रभाव इस पर डाला, कुत्ते के बच्चे प्रभाव डाला, इसे वो क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्रभावी, क्या बोलेंगे प्रभावी। अब देखिए हम क्या प्रोजेक्ट बनाने बोल रहा है, अर्थात हम यहाँ पे कुत्तिया लाना पड़ेगा, एक कुत्ता लाना पड़ेगा, और आपके ऑनलाइन में दोनों के बीच में संबंध करना पड़ेगा, संबंध करेगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा, उतना देर रुकना नहीं पड़ेगा, उससे फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो बच्चे जन्म लेते हैं, जो पिल्ले जन्म लेते हैं, वो काले रंग की है या नहीं। अगर काले रंग की हो गया तो प्रभावी है, और अगर वो काले रंग की नहीं हो या चितकबरा हो गया तो आपका प्रभावी नहीं है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन देखिए 5 क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है, जीवाश्म का क्या, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या संबंध है। तो इसमें आपको लिखना क्या है, इसका आंसर होगा, जब कोई जीव मरता है तो उसके शरीर का कुछ भाग सरलता से अवघटित, क्या है, सरलता से अवघटित हो जाता है, जबकि कुछ भाग का अवघटन होने में बहुत समय लगता है। यदि यही अनअवघटित भाग मिट्टी या चट्टाने में दब जाते हैं तो वे सुरक्षित हो जाते हैं, जिसे जीवाश्म कहते हैं। इन जीवाश्मों के अध्ययन से उनकी संरचना एवं उनकी विलुप्त होने के कारण का पता लगाया जाता है, तथा साथ वर्तमान जीवों से उनके संबंधों की जानकारी जुटाई जाती है। इस प्रकार विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म की एक अग्रणी भूमिका है। देखिए क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जीव है जो कभी विलुप्त हो गया है, बहुत सारे ऐसे जीव है जो कभी पृथ्वी पर से विलुप्त हो गया है। उसका पता कैसे लगता है, जब देखिए भूकंप आ गया, बाढ़ में कुछ भी बहुत बड़ी घटना हो गया, ज्वालामुखी आ गया, तो वो कहते हैं पृथ्वी फटने के कारण वो पृथ्वी अंदर मिट्टी के अंदर दब जाते हैं। उसका जो कुछ भाग होता है वो सड़ जाता है, लेकिन कुछ भाग के रहता रह जाता है। तो उसी जो बच जाता है उस भाग को जब बाद में कभी निकाला जाता है, किसी कारण जब निकलता है, तो उससे क्या होता है, वैज्ञानिक लोग उससे पता लगाता है कि ये किस जीव का है, और अभी जो जीव है उससे कौन सा जीव से ये इनका गुण मिलता है, या कौन सा जीव है और कितने पुराने हैं और किस तरह से ये दबे थे, कौन सी घटना हुए थे, जिसे जीवाश्म में अग्रणी भूमिका निभाई थी। कि ये आपका बहुत आगे काम देता है समझाने में। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में देखिए 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीव की उत्पत्ति अजैव पदार्थों से हुई। क्या है, किन परिणामों से के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई थी। इसका आपको लेना क्या, ब्रिटिश वैज्ञानिक JBS क्या है, JBS हॉल्डेन ने 1929 में बताया कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय
बने थे। उसने कल्पना की थी कि पृथ्वी पर उस समय का वातावरण पृथ्वी के वर्तमान वातावरण से सर्वया भिन्न था। उस समय जब मानव का जो उत्पत्ति हुआ था, उस समय क्या हुआ था, पृथ्वी का जो वातावरण है अभी के वातावरण से बहुत ही भिन्न था, बहुत ही ज़्यादा भिन्न था। ठीक है, इस प्राथमिक वातावरण में संभवतः कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ जो जीवन के लिए आवश्यक थे। इनके उत्तर की पुष्टि ऑस्टेल ने एल मिलर तथा हेलार्ड सी उड़े द्वारा 1953 में किए गए प्रयोगों के आधार पर की जा सकती है कि उन्होंने कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो संभवतः प्राथमिक वातावरण अर्थात पूर्वज के वातावरण के समान था। इसमें अमोनिया, मीथेन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु से परंतु ऑक्सीजन के नहीं थे एवं पात्र में जल भी था। इसे 100 डिग्री सेल्सियस से कुल कम ताप आगे देखिए क्या है, ताप पर रखा गया। गैसों के मिश्रण में चिंगारियाँ उत्पन्न की गई, जैसे आकाश में बिजली उत्पन्न होती है। एक सप्ताह के बाद 15% कार्बन मीथेन से सरल कार्बन यौगिक में परिवर्तित हो गए। इसमें एमिनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते हैं। इन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने कॉपी में जरूर लिखें। क्या है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक अस्थायी होती है। व्याख्या कीजिए। यह लैंगिक जनन करने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। इसका आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन में संतति की उत्पत्ति एकल जीव द्वारा होती है जो जनन जीव के लगभग समान होती है, क्योंकि इनमें एक ही जीव के डीएनए से प्रतिकृति प्राप्त होती है। इसमें विविधता कम होती है जिससे परिवर्तन एवं विकास के अवसर कम होते हैं, जबकि लैंगिक जनन में उत्पत्ति हेतु 2 जीव भाग लेते हैं। अतः 2 जीवों से प्राप्त डीएनए अधिक विविधता को बढ़ावा देते हैं। इससे संतति के परिवर्तन एवं विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक चयन के कारण यही विविधता पर्यावरण के साथ अनुकूलन करके जैव विकास को बढ़ावा देते हैं। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। तो इसमें आपको इसका आंसर का लेना है। जब संतति जनक में नर एवं मादा भाग लेते हैं, अर्थात जब लैंगिक जनन द्वारा संतति की उत्पत्ति होती है, तो नर एवं मादा दोनों के संपूर्ण जीनों द्वारा एक सेट का निर्माण होता है जो एक दूसरे से संलयन होते हैं, जो गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिकृति होती है जो एक नर तथा दूसरा मादा से प्राप्त होती है। अतः संतति जनन में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी होती है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या आपका लास्ट आखिरी प्रश्न है। इसमें देखिए आपको क्या लिखना है। क्वेश्चन नंबर आखिरी आपका प्रश्न है। आइए, बहुत छोटा प्रश्न है, इसको लिख लीजिए थोड़ा। केवल वे भिन्नताएं जो किसी एकल जीव के लिए उपयोगी होती है समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती है। ये क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों एवं क्यों नहीं? इसे आपको लेना है हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं कि जो विभिन्नताएं एकल जीव के लिए उपयोगी होती है समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती है।
क्योंकि जो विभिन्नताएं उसे प्राप्त होती है वर्तमान वातावरण के अनुकूल के लिए आवश्यक होती है, जो उसके विकास एवं अस्तित्व में सहायक होती है। आई होप कि सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।